हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जब हम रिप्रोडक्शन के बारे में सोचते हैं तो हम इस प्रक्रिया के लिए दो जीवों को कल्पना करते हैं, एक पुरुष और एक स्त्री। लेकिन कुछ मामलों में एक जीव किसी संभोग के बिना रिप्रोडक्शन कर सकता है। इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विभिन्न जीवों में विभिन्न तरीकों में होता है। हम उदाहरणों के साथ उनके बारे में सीखेंगे। इससे पहले कि आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और सभी लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त करने के लिए घंटी आइकॉन दबाइए। 1. बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब दो, फिशन का मतलब विभाजन। अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। यह बाइनरी फिशन द्वारा दो बन जाता है। यह किसी भी दिशा में विभाजित हो सकता है क्योंकि इसकी कोई विशिष्ट आकार नहीं है। लेकिन लेशमानिया जैसे जीवी विशिष्ट दिशा में विभाजन कर देता है क्योंकि इसमें विशिष्ट आकार होता है। 2. मल्टीपल फिशन। मल्टीपल का मतलब एक से ज्यादा, फिशन का मतलब विभाजन। कुछ सिंगल सेल्ड जीव जैसे कि प्लाज्मोडियम कई सेल्स में बांटता है, इसे मल्टीपल फिशन कहा जाता है। 3. फ्रैगमेंटेशन। स्पाइरोगैरा एक शाइवल है। जब यह टुकड़ों में टूट जाता है, ये टुकड़े एक नए जीव में बढ़ते हैं। इस मोड को फ्रैगमेंटेशन कहा जाता है। 4. रीजेनरेशन। यह प्लनेरिया और हाइड्रा जैसी जीवों में देखा जाता है। यदि वे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो हर टुकड़ा एक पूर्ण जीव में बढ़ सकता है, इसे रीजेनरेशन कहा जाता है। बडिंग। छोटे छोटे बड्स हाइड्रा के शरीर पर बढ़ती है। वे अलग हो जाते हैं और एक पूर्ण जीव में विकसित होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कई पौधों में उनके काटने वाले शरीर के हिस्सों से नए पौधों का प्राप्त करने के लिए मिट्टी में लगाया जा सकता है, इसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। गन्ना में स्टेम कटिंग, गाजर में रूट कटिंग, आलू में बड कटिंग उदाहरण है। स्पोर फॉर्मेशन। यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अन्य तरीका है। म्यूकार नामक एक फंगस स्पोर्स पैदा करता है। अगर इन स्पोर्स को उपयुक्त स्थिति फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो वे नए स्पाइरोगैरा में उगते हैं। ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विभिन्न तरीकों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आप जानते हैं पौधों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहाँ हैं? पौधों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फूलों में है। यहाँ एक फूल है। अब हम इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को पहचानेंगे। उससे पहले कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त करने के लिए घंटी आइकॉन दबाइए। यह है पिस्टिल, पौधे की फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये 3 पार्ट से बना है, वे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ए है स्टेमेन, पौधे की मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें 2 पार्ट्स हैं, एंथर और फिलामेंट। क्या आपने सोचते हैं कि सभी फूलों में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है? नहीं, पौधों जैसे वाटरमेलन और पापया यूनिसेक्सुअल है। इसका मतलब है कि मेल और फीमेल दोनों फूल अलग अलग हैं, जबकि हाइबिस्कस और मस्टर्ड जैसी पौधों में फूल बाइसेक्सुअल है। इसका मतलब है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक फूल में मौजूद है। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का काम क्या है? उनका काम है रिप्रोडक्टिव सेल्स को प्रोड्यूस करना। एंथर पोलन ग्रेन्स का उत्पादन करता है। ये पीला रंग में होता है। पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स और एक पोलन न्यूक्लियस मौजूद है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स या एग सेल्स होता है। आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या है? इसका अर्थ है मेल और फीमेल गैमेट्स का मिश्रण। लेकिन इन मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूजन के लिए कैसे मिलते हैं? पौधों में पोलन ग्रेन्स विभिन्न एजेंट्स जैसे हवा, पानी, कीड़े, पक्षियों और जानवरों की मदद से एंथर से स्टिग्मा तक ट्रैवल करता है। स्टेमेन से पिस्टिल तक पोलन के ट्रांसफर को पॉलिनेशन कहा जाता है। अगर यह एक ही फूल या एक ही पौधे की फूलों के बीच होता है तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। यदि पॉलिनेशन विभिन्न पौधों के 2 फूलों के बीच होता है तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। पोलन स्टिग्मा तक पहुंचने के बाद जर्मिनेट हो जाता है। पोलन ट्यूब
स्टाइल में बढ़ती है और अंत में ओव्यूल तक पहुंचता है। पोलन न्यूक्लियस और 2 जर्म सेल्स पोलन ट्यूब के माध्यम से ओव्यूल तक पहुंचकर उसको फर्टिलाइज करते हैं। कई विभाजनों ने जाइगोट को एम्ब्रियो में बना देता है। अब पेटल्स, सेपल्स, स्टेमेंस, स्टाइल एंड स्टिग्मा सूखा जाएगा और गिर जाएगा। अब ओव्यूल सीड में विकसित होता है। ओवरी फल बनाने के लिए बढ़ता है। स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ फ्लावर। फ्लावर पौधे की रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस वीडियो में हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर डायग्राम की मदद से फ्लावर की डिफरेंट पार्ट्स, उनके फंक्शंस और प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को देखें। पहले हम सेपल्स से शुरू करेंगे। सेपल्स फ्लावर की आउटरमोस्ट कवरिंग है। सेपल्स जनरली हरे रंग में होंगे। पेटल्स, ये है पेटल्स। पेटल्स फ्लावर की दूसरी लेयर बनाती है। जनरली फूलों में चमकीले रंग की पेटल्स होती है। कुछ फूलों में पेटल्स का रंग सफ़ेद होता है। इस पेटल्स का मेन फंक्शन इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेमेंस। स्टेमेंस फ्लावर की मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक एंथर और दूसरी फिलामेंट। एंथर, इस पार्ट मेल गैमेट्स या पोलन ग्रेन्स को उत्पादन करता है। ये हैं कार्पेल। ये फ्लावर की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये फ्लावर की सेंटर में रहती हैं। इसमें 3 पार्ट्स हैं, ये एक स्टिग्मा, 2 स्टाइल, 3 ओवरी। स्टिग्मा ये कार्पेल की टॉपमोस्ट पार्ट है। इसका सरफेस स्टिकी रहता है। जब पोलन फ्लावर में गिर जाती हैं तब वो स्टिग्मा को चिपकती हैं। स्टाइल, स्टाइल एक लॉन्ग ट्यूब जैसी ऑर्गन है। ये स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करती है। ओवरी, कार्पेल का स्वोलन बॉटम पार्ट को ओवरी कहते हैं। ओवरी में ओव्यूल्स, ओव्यूल्स में एग सेल्स रहते हैं। अब हम पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन के बारे में देखेंगे। पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड होने के बाद एक लॉन्ग ट्यूब जैसे ऑर्गन को प्रोड्यूस करती हैं। इसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं। मेल सेल्स, ये है मेल सेल्स। ये मेल सेल्स पोलन ट्यूब से ट्रैवल करके ओव्यूल तक पहुंचते हैं। ओव्यूल में ये मेल सेल्स एग सेल्स को फर्टिलाइज करते हैं। एग सेल्स एम्ब्रियो सैक के अंदर रहते हैं। फीमेल सेल्स, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर रहते हैं। मेल सेल्स पोलन ट्यूब की सहायता से फीमेल सेल्स को पहुंचकर उनको फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट सेवरल टाइम्स डिवाइड होकर एम्ब्रियो को फॉर्म करता है। ओव्यूल एक टफ कोट डेवलप करके एक सीड के रूप में बदल जाती है। ओवरी बड़े होकर एक फल की तरह बनती है। बाकी सभी ऑर्गन्स जैसे सेपल्स, पेटल्स, स्टिग्मा श्रिवल होकर टूट जाते हैं। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये देखने की पहले आप अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त करने के लिए घंटी आइकॉन दबाइए। इस वीडियो में हम ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की विभिन्न भाग और उसकी कामकाज को देख लेंगे। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने टेस्टिस, स्क्रोटम, वास डिफरेंस,
प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस और यूरेथ्रा जैसे विभिन्न हिस्सों से बना है। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो मुख्य कार्य करता है। पहला काम मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स या जर्म सेल्स और हार्मोन्स और एक्सेसरी मटेरियल्स का उत्पादन। दूसरी काम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को जमा करना। अब यहां एक सवाल है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट जर्म सेल्स का उत्पादन करती है? टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सेल का उत्पादन करता है। टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर मौजूद है। वे एक तैली जैसे स्ट्रक्चर में मौजूद है। उस तैली जैसी स्ट्रक्चर को स्क्रोटम कहा जाता है। यदि टेस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है तो वे पेट की गुहा के बाहर क्यों स्थित है? क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की तुलना में लोअर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन भी सेक्रेट करता है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन का उपयोग क्या है? यह एक मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है जो स्पर्म फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है और प्यूबर्टी के दौरान सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के विकास के लिए रेस्पॉन्सिबल भी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वितरित करने के लिए स्पर्म्स को कुछ फ्लूइड सेक्रीशंस के सपोर्ट की आवश्यकता होती है। कौन सा पार्ट्स उन फ्लूइड सेक्रीशंस का उत्पादन करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स वे कुछ फ्लूइड सेक्रीशंस को छिड़कते हैं जो स्पर्म सेल्स को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। अब हमें स्पर्म सेल्स का जर्नी को देखें। टेस्टिस में गठित स्पर्म सेल्स को वास डिफरेंस नामक ट्यूब के माध्यम से ट्रेवल की जाती हैं। रास्ते में वे प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स के फ्लूइड सेक्रीशंस के साथ जुड़ते हैं। वास डिफरेंस स्पर्म सेल्स और यूरिन दोनों के लिए एक आम नालिका है। यह यूरिनरी ब्लैडर से भी जुड़ा हुआ है। स्पर्म सेल्स बहुत छोटे होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल होती है। उनके पास लंबी पूंछ होती है। ये पूंछ उन्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल की ओर बढ़ने में मदद करती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन स्पर्म सेल्स को कैसे जमा किया जाता है? वास डिफरेंस से स्पर्म्स यूरेथ्रा नामक एक और नालिका में प्रवेश करता है। ये यूरेथ्रा पेनिस नामक एक मस्कुलर ऑर्गन द्वारा सपोर्ट किया जाता है। पेनिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म सेल्स को जमा करता है। संभोग के समय यह पेनिस कठिन और कड़ा हो जाता है। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बातें। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग के बारे में जानेंगे। यह है टेस्टिस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। इन टेस्टिस में स्पर्म सेल्स का उत्पादन होता है। टेस्टिस स्पर्म सेल्स के साथ एक और हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। ये है स्क्रोटम। ये एक बैग या पाउच की तरह दिखता है। ये एब्डोमिनल कैविटी की बाहर रहती हैं। इसके अंदर टेस्टिस रहते हैं। क्योंकि टेस्टिस को स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम होना आवश्यक है, इसी वजह से टेस्टिस बॉडी कैविटी की बाहर स्क्रोटम में रहते हैं। यह है वास डिफरेंस। ये एक लंबी नाली है। स्पर्म इस नाली के द्वारा ट्रैवल करके यूरेथ्रा में पहुंचते हैं। स्पर्म्स यूरेथ्रा द्वारा बाहर निकलते हैं। ये हैं सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स एक फ्लूइड को सेक्रेट करते हैं। ये फ्लूइड स्पर्म्स को नरिशमेंट देती है। प्रोस्टेट ग्लैंड। ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये एक फ्लूइड को वास डिफरेंस में सेक्रेट करता है। ये फ्लूइड्स
स्पर्म्स को नरिशमेंट देता है और उसके मोबिलिटी में भी मदद करते हैं। स्पर्म्स और सेमिनल वेसिकल की फ्लूइड और प्रोस्टेट ग्लैंड की फ्लूइड, ये सारे मिलकर सेमेन को फॉर्म करते हैं। यूरेथ्रा, ये है यूरेथ्रा। ये यूरिन और स्पर्म्स के लिए एक कॉमन पैसेज है। पेनिस, ये है पेनिस। पेनिस के द्वारा स्पर्म्स के इजैक्यूलेशन होता है। मेल्स में यूरिन की एक्सक्रीशन भी पेनिस के द्वारा होती है। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस वीडियो में हम ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की विभिन्न भाग और उसकी कामकाज को देख लेंगे। आइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विभिन्न हिस्सों को देखें। ओवरीज। ओवरीज की एक जोड़ी होती है जिसमें प्रीमेच्योर्ड एग सेल्स होती हैं। ओविडक्ट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओविडक्ट्स हैं। इस ओविडक्ट्स को फैलोपियन ट्यूब्यूल भी कहा जाता है। यूटेरस, इसे गर्भ कहा जाता है जहां बच्चे का इम्प्लांटेशन और डेवलपमेंट होता है। सर्विक्स, सर्विक्स के माध्यम से यूटेरस वेजाइना में खुलता है। वेजाइना, स्पर्म्स वेजाइना में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पेनिस द्वारा जमा किया जाते हैं। अब चलो फीमेल गैमेट्स का उत्पादन देखें। क्या आप जानते हैं कि लड़कियां एग सेल्स का उत्पादन कब शुरू करती हैं? लड़की के ओवरीज में जन्म से हजारों इमेच्योर एग्स होते हैं। प्यूबर्टी तक पहुंचने से अंडे मेच्योर हो जाते हैं। हर महीने एक एग सेल का उत्पादन होता है। दोनों ओवरीज ने अल्टरनेट मंथ्स में एग सेल्स का उत्पादन करते हैं। ओवरी द्वारा जारी एग्स फैलोपियन ट्यूब्यूल्स में कलेक्ट किया जाता है। स्पर्म्स फैलोपियन ट्यूब्यूल में एग सेल्स को फर्टिलाइज करते हैं। लेकिन स्पर्म्स फैलोपियन ट्यूब्यूल कैसे पहुंचता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पेनिस द्वारा वेजाइना में जमा किया जाते हैं। स्पर्म्स फैलोपियन ट्यूब्यूल्स की ओर जाता है। अंत में एग सेल तक पहुंचते हैं और इसे फर्टिलाइज करते हैं। ओवरीज से गुजरने वाली हार्मोन यूटेरस को बढ़ते एम्ब्रियो को प्राप्त करने और पोषित करने के लिए तैयार करते हैं। यूटेरस की दीवारें बढ़ती एम्ब्रियो को प्राप्त करने के लिए मोटे और समृद्ध रूप से ब्लड के साथ आपूर्ति की जाती है। फर्टिलाइज्ड एग को जाइगोट कहा जाता है। यह यूटेरस की परत में इम्प्लांट हो जाता है और इसका डिवीजन शुरू होता है। और एक सवाल है, बढ़ते एम्ब्रियो को ग्लूकोज और ऑक्सीजन कौन सप्लाई करता है? प्लाजेंटा एक स्पेशल टिश्यू है जो एम्ब्रियो को मां के खून से पोषण पाने में मदद करता है। यह यूटेरस की दीवार में एम्बेड होता है और एम्ब्रियो में ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रदान करता है। एम्ब्रियो द्वारा उत्पन्न वेस्ट को प्लाजेंटा द्वारा मां के खून में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मां के शरीर के अंदर बच्चे के विकास में लगभग 9 महीने लगते हैं। इसको हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। यूट्रस की मसल्स के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस के कारण बच्चे का जन्म होता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शंस को देखेंगे। ये हैं ओवरीज। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। जन्म से लड़कियों में एक जोड़ी ओवरीज होगी। इन ओवरीज में हजारों इमेच्योर एग्स होते हैं। गर्ल्स प्यूबर्टी में एंटर होने के बाद ओवरीज एग्स को रिलीज करना शुरू करते हैं। हर महीने दोनों ओवरीज में एक ओवरी
एक एग को रिलीज करती हैं। ओवरीज ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक दो फीमेल सेक्स हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। ये हैं फैलोपियन ट्यूब्यूल और ओविडक्ट। ये ट्यूब्स ओवरीज द्वारा रिलीज हुए एग्स को कलेक्ट करते हैं। एग सेल और ओवम फैलोपियन ट्यूब के अंदर स्पर्म सेल से यूनाइट होने के लिए प्रतीक्षा करती हैं। स्पर्म सेल्स फैलोपियन ट्यूब्यूल पहुंचने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में जाइगोट फॉर्म होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट यूटिरस तक पहुंचती है। ये है यूटिरस। ये एक इलास्टिक बैग की तरह निर्माण है। इसको वूम्ब कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट यूटिरस तक पहुंचती है। कुछ डिविजन्स के बाद जाइगोट एम्ब्रियो बन जाती है। ये एम्ब्रियो यूटिरस की वॉल पर फिक्स होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियो बेबी के रूप में डेवलप होती है। ये है सर्विक्स। ए वजाइना और यूटिरस के बीच एक पासेज है। वेजाइना। ये है वेजाइना। ये एक लॉन्ग पासेज की तरह दिखता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स में स्पर्म सेल्स ने इस वेजाइना में डिपॉजिट किया जाते हैं। वेजाइना की एक एंड सर्विक्स को कनेक्ट होता है, दूसरी एंड बाहर ओपन रहती है। यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऋतु चक्र। क्या आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेजर फंक्शंस को जानते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 3 मेजर फंक्शंस हैं। एक, फर्टिलाइजेशन के लिए ओवरी ओव्यूल्स को जारी करता है। 2, ओवरीज प्रेगनेंसी के लिए यूटिरस को तैयार करने को कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है। 3, यूटिरस एम्ब्रियो की मेजबानी करने के लिए तैयार हो जाता है। ओवरी से गुजरने वाली हार्मोन ब्लड और म्यूकस लेयर्स का निर्माण करके यूटिरस की दीवारों को मोटी बना देता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो एम्ब्रियो को पोषण के लिए ये ब्लड लाइनिंग की आवश्यकता होगी। अगर अंडा फर्टिलाइज हो जाता है तो यह यूटिरस की कुशनिंग में इम्प्लांट हो जाता है। क्या होता है अगर एग फर्टिलाइज नहीं किया जाता है? अगर अंडे फर्टिलाइज नहीं किया जाता है तो यह लगभग 1 दिन तक रहता है। फिर यूटिरस के ब्लड लाइनिंग की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है तो कोई इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा। तो ब्लड और म्यूकस की लाइनिंग वेजाइना के माध्यम से बाहर निकलती है। यह 2 से 8 दिनों के लिए हो सकता है। यह पीरियोडिक साइकिल हर महीने होता है। इसे मासिक धर्म और मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवधि लगभग 28 डेज है। लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन कब शुरू होता है? एक लड़की 8 और 15 साल की उम्र के बीच कभी भी अपनी पीरियड शुरू कर सकती है। ये जेनेटिक और अदर फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। यह है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सेक्सुअल मैच्योरिटी इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मोड में होती है। इसमें 2 ऑर्गेनिजम्स भाग लेते हैं, एक मेल ऑर्गेनिज्म, एक फीमेल ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलन है। उसके लिए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को उत्पादन करना है तो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स की प्रोडक्शन से रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। मेल और फीमेल्स के शरीरों में अनेक परिवर्तन होने की जरूरत है। ये सारे परिवर्तन रिप्रोडक्शन सही रूप में होने के लिए मदद करते हैं तो लड़कों में और लड़कियों में ये जर्म सेल्स की उत्पादन कब शुरू होती है? लड़के और लड़कियों के शरीर में ये परिवर्तन किस उम्र में शुरू होते हैं?
उनके शरीर में होने वाले परिवर्तन रिप्रोडक्शन को कैसे यूजफुल होते हैं। गर्ल्स और बॉयज जन्म से ही जर्म सेल्स को उत्पादन करने के लिए आवश्यक टिश्यूज से रहते हैं, लेकिन वे एक उम्र आने तक ये टिश्यूज मैच्योर नहीं होते। बचपन में फूड जैसे सारे रिसोर्सेस शरीर के जनरल ग्रोथ के लिए उपयोग होते हैं, इसलिए 2 से 12 साल की उम्र वाले बच्चों में विकसित बहुत तेजी से होता है। चाइल्डहुड पूरा होकर एडोलेसेंस में आने के बाद बॉडी ग्रोथ स्लो होकर रिप्रोडक्टिव टिश्यूज मैच्योर होना शुरू होता है। एडोलेसेंस में आने वाली इस दशा को प्यूबर्टी कहते हैं। मेल्स और फीमेल्स वे दोनों रिप्रोडक्शन के लिए तैयार या नहीं हमको कैसे मालूम होता है? उनके शरीर में कैसे परिवर्तन होते हैं? आर्मपिट्स और जेनाइटल एरियाज में नए बाल उगते हैं। हाथ और पैरों पर नए बाल आते हैं। लड़कों में बियर्ड और मुस्टेच आना और आवाज में बदलाव होती है। नींद में और डे ड्रीम्स में पेनिस का एनलार्जमेंट और एरेक्शन होते हैं। लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है। ब्रेस्ट बड़े और हिप्स चौड़े होते हैं। लड़के और लड़कियों के शरीर में होने वाले ये परिवर्तन उनके सेक्सुअल मैच्योरिटी के संकेत हैं। ये परिवर्तन होने वाली दशा को प्यूबर्टी कहते हैं। लड़के और लड़कियों में यह प्यूबर्टी की दशा किस उम्र में प्रारंभ होती है? इस दशा के लिए एक विशेष उम्र नहीं रहती, लेकिन प्यूबर्टी एडोलेसेंस में आरंभ होती है। एडोलेसेंस माने चाइल्डहुड और एडल्ट के बीच में होने वाली दशा। एक व्यक्ति में प्यूबर्टी की दशा आरंभ होने की बात हमको कैसे पता चलती है? एक लड़का या लड़की के शरीर में प्यूबर्टी की अवस्था शुरू होने की बात को उनके शरीर में होने वाले परिवर्तन के आधार पर जान सकते हैं। कुछ परिवर्तन लड़के और लड़कियों में कॉमन होते हैं। वे हैं आर्मपिट्स और जेनाइटल एरियाज में बाल उगना, उन भागों की त्वचा गाढ़ा रंग में बदलना, हाथ और पैर पर पतली सी बाल उगना, स्किन ऑयली हो जाना, चेहरे पर पिंपल्स आना आदि परिवर्तन। सिर्फ लड़कों में होने वाले परिवर्तन के बारे में अब देखेंगे। चेहरे पर बाल उगना, वॉइस क्रैक होना, पेनिस कभी कभी बड़ा होना और एरेक्ट होना। अब केवल लड़कियों में होने वाले परिवर्तन के बारे में देखेंगे। लड़कियों में ब्रेस्ट साइज बढ़ जाता है। ब्रेस्ट निपल्स के पास स्किन डार्क हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आरंभ होता है। ये सारे परिवर्तन एक ही बार नहीं होते। ये सारे परिवर्तन शुरू होकर पूरा होने के लिए कुछ महीने या साल समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल, लड़कों में प्यूबर्टी की दशा के आरंभ में मुस्टेच और बियर्ड थोड़ा सा आते हैं। धीरे धीरे 1 या 2 साल में पूरा मुस्टेच और बियर्ड डेवलप हो जाता है। उसी तरह लड़कियों में प्यूबर्टी का बिगिनिंग स्टेज में ब्रेस्ट्स छोटे रहते हैं। धीरे धीरे कुछ महीने या सालों में ब्रेस्ट्स पूरी स्थाई में डेवलप हो जाते हैं। कुछ बच्चों में ये प्यूबर्टी का चेंजेस वक्त से पहले ही शुरू होकर जल्दी पूरा हो जाते हैं। कुछ बच्चों में ये परिवर्तन देर से शुरू होकर ज्यादा समय लेते हैं। हाइपोसेक्सुअल मैच्योरिटी पाने के बाद भी कुछ लड़कों में फुल बियर्ड नहीं बढ़ पाता। उसी तरह लड़कियों में सेक्सुअल मैच्योरिटी पाने के बाद भी बिग ब्रेस्ट्स डेवलप नहीं हो पाते। लड़के अपने बियर्ड ग्रोथ के बारे में और लड़कियों ब्रेस्ट ग्रोथ के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सारे उनके व्यक्तिगत हार्मोन लेवल्स पर और उनके जीन्स पर आधारित होते हैं। सभी एडोलेसेंट्स ये मानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी लोग एक ही तरह नहीं होते हैं और लोगों के बीच में डिफरेंसेस भी कॉमन हैं। जनरल बॉडी फीचर्स जैसे हाइट, वेट, स्किन कलर में कैसे डिफरेंसेस रहते हैं, उसी तरह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे बॉडी हेयर, मुस्टैच और बियर्ड, ब्रेस्ट साइज, पेनिस साइज में एक एक व्यक्ति के बीच में डिफरेंसेस रहते हैं। ये सारे चेंजेस
ये एक व्यक्ति के सेक्सुअल मैच्योरिटी को सिग्नल्स जैसे काम करते हैं। ये सारे चेंजेस रिप्रोडक्शन को कैसे हेल्प होते हैं? प्यूबर्टी में सारे चेंजेस रिप्रोडक्शन सिस्टम और चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी हेयर बढ़ना, लड़कों में मुस्टैच और बियर्ड बढ़ना, लड़कियों की ब्रेस्ट साइज बढ़ना, ये सारे उनके सेक्सुअल मैच्योरिटी के संकेत हैं। आपको मालूम है क्या, लड़कों में पेनिस एनलार्ज होना और एरेक्ट होने के उपयोग क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल जर्म सेल्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जमा होना है। पेनिस एनलार्ज और एरेक्ट होने से बहुत आसानी से मेल सेल्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रवेश कर सकती है। लड़कियों में होने वाला मेंस्ट्रुएशन रिप्रोडक्शन में कैसे मदद होती है? फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो यूटेरस में इम्प्लांट होकर बेबी के रूप में डेवलप होती है। इसके लिए पहले से ही यूटेरस तैयार रहना है। यूटेरस के वॉल्स नए टिश्यूज से, ब्लड वेसल्स से लाइन करना है। अगर फर्टिलाइजेशन होते तो जाइगोट यूटेरस में हुए सारे सुविधाओं को उपयोग करके बेबी के रूप में डेवलप होती है। अगर फर्टिलाइजेशन ना होते तो यूटेरस की वॉल्स पे बने हुई ब्लड लाइनिंग जड़ जाकर वेजाइना के द्वारा बाहर आ जाती है। इस तरह मेंस्ट्रुएशन रिप्रोडक्शन में मदद करती है। ब्रेस्ट ग्रोथ रिप्रोडक्शन में कैसे मदद करती है? ह्यूमंस में बेबीज को जन्म देने से रिप्रोडक्शन पूरा नहीं होता। बर्थ के बाद बच्चों को दूध देकर पालन पोषण करना पड़ता है। फीमेल ब्रेस्ट्स में मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स दूध को उत्पादन करते हैं। इसलिए प्यूबर्टी की दशा में लड़कियों में ब्रेस्ट्स बढ़ते हैं। ये हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मेरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने सेक्स सेल्स का उत्पादन शुरू कर दिया। क्या मैं सेक्सुअल एक्ट में पार्टिसिपेट कर बच्चे प्रोड्यूस कर सकता हूं? नहीं। सेक्सुअल एक्ट में भाग लेने से पहले इसके कॉन्सिक्वेंसेस पर विचार करना आवश्यक है। सेक्सुअल एक्ट में भाग लेने में क्या कॉन्सिक्वेंसेस शामिल है? सेक्सुअल एक्ट में भाग लेने के प्रमुख परिणाम है हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस। क्या आप जानते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल और फीमेल शरीर के बीच बहुत अंतरंग संपर्क होता है। पार्टनर्स के बीच जर्म्स और इन्फेक्शंस के ट्रांसमिशन का मौका हो सकता है। इससे बीमारियों हो सकती है। सेक्सुअल कांटेक्ट से किसी तरह की बीमारियों फैलती है। सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलने वाली बीमारी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस एसटीडीज कहा जाता है। यहां एसटीडीज के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। गनेरिया और सिफिलिस, ये दोनों बैक्टीरिया के कारण होते हैं। वाट्स और एड्स, ये दोनों वायरस के कारण होते हैं। कंडोम के इस्तेमाल से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को रोका जा सकता है। एक कंडोम क्या है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कंडोम पेनिस पर पहना जाने वाला एक रबर कवरिंग है। यह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस को कुछ हद तक रोकता है। कंडोम प्रेगनेंसी को भी रोकने में मदद करता है। एक लड़की प्रेग्नेंट होने के लिए कब तैयार होती है? प्रेग्नेंट होने के लिए लड़की को फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली तैयार होना चाहिए। यदि नहीं तो लड़की के हेल्थ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो हम प्रेगनेंसी को कैसे रोक सकते हैं? हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का उपयोग करके प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। पहला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मैकेनिकल बैरियर कॉन्डोम्स। मेल या फीमेल कॉन्डोम का उपयोग करके प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। कॉन्डोम एक बैरियर के रूप में कार्य करता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स के प्रवेश को रोकता है। 2. केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल पिल्स। ये गोली फीमेल्स के हार्मोनल बैलेंस को बदल देती है और अंडे का रिलीज और फर्टिलाइजेशन को रोक देती है। लेकिन हार्मोनल बैलेंस बदलने से कई साइड इफेक्ट्स होते हैं। 3. कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस,
कॉपर टी और लूप। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए लूप या कॉपर टी को यूटेरस में रखा जाता है। इससे इरिटेशन हो सकती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। अब हम देखें कॉन्ट्रासेप्शन के सर्जिकल तरीके, वैसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी। वैसेक्टमी, इस मेथड में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वैस डिफरेंस को एक छोटी सर्जरी द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है। यह स्पर्म्स का ट्रांसफर को रोकता है। ट्यूबेक्टमी, इस मेथड में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फैलोपियन ट्यूब को छोटी सर्जरी से ब्लॉक किया जाता है। तब अंडा यूटेरस तक नहीं पहुंच पाएगा। सर्जिकल मेथड सेफ और परमानेंट है। जनरली फैमिलीज इस मेथड को ऑप्ट करते हैं। यदि कॉन्ट्रासेप्टिव्स की फेल्यूर के कारण एक अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई है तो फिर क्या करें? प्रेगनेंसी की मेडिकल टर्मिनेशन। मेडिकल सर्जरी द्वारा प्रेगनेंसी को हटाया जा सकता है, लेकिन ये केवल कुछ स्पेशल सर्क्यूमस्टेंसेस में किया जाएगा। हमारे देश में इंडिविजुअल चॉइस को अनुसार एबॉर्शन करना इलीगल है। हमारे देश में एबॉर्शन का मिसयूज होता है। जिन परिवारों में गर्ल चाइल्ड की इंटरेस्ट नहीं है वो इलीगल एबॉर्शंस को चुना रहे हैं। इस कारण से कानून द्वारा प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोहिबिट कर दिया गया है। ये है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। प्लीज सब्सक्राइब टू ग्रेट बूस्टर चैनल। Press the bell icon to get all the latest updates. Check the description to find links of other useful videos. Check the end screens for our new videos.